अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अमरीकी क़यादत जो है डोनाल्ड ट्रंप से लेके और उनकी काबीना के जो अरकान हैं वो ईरान की जोहरी तवानाई की तनसीबात जो हैं उनके ऊपर अमरीकी हमले को लेकर इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। जहां वो ये बात कह रहे हैं कि इस हमले के नतीजे में ईरान की एटमी जोहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा है, वहीं एक लीक रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर अमरीकी मीडिया ये बात कह रहा है कि वो नुकसान जो है उतना नहीं पहुंचा जितना दावा किया जा रहा है। अब इसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप झुंझलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, भनाए हुए दिखाई दे रहे हैं और मीडिया को जो है वो सलावातें सुना रहे हैं, इसके साथ साथ आज उनके वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट जो हैं उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ सब कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने उस ऑपरेशन के बारे में बताया जो अमेरिका ने हमला किया ईरानी जोहरी एटमी तनसीबात पर, और उस नुकसान के बारे में और उन बमों की ताकत, क़ुव्वत और उनके गहराई में किस हद तक जाकर वो फटते हैं और फिर उसका क्या नुकसान होता है, उन सारी तफसीलात से जो है वो आगाह किया। लेकिन पैट हेग्सेट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आए। उन्होंने मीडिया को कहा कि आपके डीएनए में ये है कि आपने सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके हर फैसले की जो है वो मुखालफत करनी है, आप उनको कोई क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। और वो मीडिया को ये बात कह रहे थे कि हर बात को स्पिन करते हैं, अपनी मर्ज़ी का ट्विस्ट देते हैं और फिर जो है हक़ाइक़ जो हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो दिखाई ये देता है कि काफ़ी एक इज़्तिराबी कैफियत जो है उधर भी पाई जाती है। हालांकि ईरान ने अब ख़ुद ये बात तस्लीम कर ली है कि उनकी जो एटमी जोहरी तनसीबात हैं उनको अमरीकी हमले के नतीजे में शदीद नुकसान पहुँचा है। ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयत अली ख़ामेनेई जो हैं वो सीज़ फायर के बाद आज मंजर आम पर आए और उनका एक वीडियो रिकॉर्डेड जो खिताब है कौम के नाम वो नशर किया गया और उन्होंने एक मरतबा फिर इस अमर का इयादा किया कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस जंग में इसलिए कूदा कि इसराइल को मुकम्मल तबाही से बचा सके। उन्होंने कहा कि हमने इसराइल को जो है शदीद नुकसान पहुँचाया। उन्होंने अफवाज को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि ईरान की कौम जो है वो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी हुई और उन्होंने दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी। उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ एक और सूरत हाल भी डेवलप हो रही है और वो ये है कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास जो है वो बीजिंग में हो रहा है और वहाँ पर भी जो है भारत को सुबकी उठानी पड़ी है। जो मुश्तरका एलामिया है उसमें भारत ने पहलगाम का जो वाक़या है उसको शामिल करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी मुल्क ने उसका साथ नहीं दिया और उसे नाकामी का मुंह जो है वो देखना पड़ा। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह थे वहाँ पर और भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इस वजह से इनकार कर दिया कि चूँकि पहलगाम का नाम नहीं है और मुश्तरका एलामिये में बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें बिलवास्ता तौर पर भारत जिस तरीके से मुलव्विस है उसका ज़िक्र मौजूद है। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारियत पर तमाम रुकन ममालिक जो हैं उन्होंने मज़म्मत की, जबकि यहाँ पर भी भारत का नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ था। तो ये फ़ोरम जो है भारत को एक सफारती जो सुबकी और हज़ीमत उठानी पड़ रही है, ये एक नया इजाफ़ा है उस फहरिस्त के अंदर। और तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में क्या बानी पीटीआई जो है वो माइनस हो गया है और अब सियासत जो है वो इसी डगर इसी तरीके से चलती रहेगी और मामलात जो हैं अब वो ठहराव की जानिब आगे हैं और हुकूमत जो है उसके सामने कोई एक बड़ा चैलेंज जो है वो इस नौइयत का मौजूद नहीं है कि उनको किसी बड़े एहतजाज का, किसी बड़े धरने का या किसी ताकतवर अपोजिशन जो है उसका सामना करना पड़े। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं।
दुरानी साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पहले ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं कि ये अब कोई बैनुल अक़वामी मसला बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी अपने मीडिया से बड़ी शिकायत है और उनको वो गंद भी कहते हैं, ज़हनी मरीज़ भी कहते हैं। आज उनके वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ कह रहे थे कि आपके डीएनए में ही ख़राबी है कि आप डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो किसी अच्छी चीज़ की तारीफ़ नहीं कर सकते। तो ये किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई इतनी वैसे सीरियस उनके एलिगेशंस भी नहीं है, बात भी नहीं है, बस वैसे ही है। लेकिन असल में आपको बताऊं क्या हो रहा है, उससे बहुत है। ये दो उनके तहजीबों की जंग है, एक सोशल मीडिया और एक रेगुलर मीडिया। ट्रंप जो है वो सोशल मीडिया की पैदावार है, ठीक है ना जी, और जो रेगुलर मीडिया है उसकी पैदावार था वो पीछे वाला जो बाइडन, ठीक है। तो अब ये है कि वो रवायती तौर पे टेबल पे खबर गई, खबर को आपने एडिट किया, उसने अप्रूव किया, डेस्क ने देखा, फिर चली। एक खबर ये है, मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दी और वो चल गई। अब ये जो दो का फ़र्क है ना, ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है। तो ट्रंप साहब यूँ करते रहेंगे, मीडिया अपने हिसाब से चलता रहेगा और हुकूमतों का मीडिया से नाला होना वो है। फिर दूसरी बात यह है कि अभी कल्चर में खुशामद भी ज़्यादा आती जा रही है ना। अब जैसे बेचारा वो बैठा हुआ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बैठा हुआ, जनाब वो डिफेंस मिनिस्टर बैठा हुआ जो है वो ट्रंप साहब की मदद सराई कर रहे हैं। तो ठीक है, वो सदर है तो वो कहता है भाई मेरी तारीफ़ शारीफ करो। तो ये कोई मुझे ऐसा उनकी मैंने सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कोई सीरियस बात तो थी नहीं। आपको कॉमनैलिटी क्या दिखाई देती है? आप देखें ना, ज़रा शख्सियात का एक तजिया करें तो आपको बड़ी मुमासलत दिखाई देगी। अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी एक प्रोजेक्शन चाहिए, एक उनको चाहिए कि उनके बारे में कहा जाए हजूर वाला आप मेरा ख्याल है डोनाल्ड। अच्छा, उसके बाद आ जाए तो मोदी साहब हैं, वहाँ पे भी आप उनका मीडिया मोदी 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 के कोई और चीज़ ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ भी एक रवायत सोशल मीडिया से उभरी थी बानी पीटीआई के हवाले से। तो ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये एक जो नया मीडिया उभर रहा है ना, उसमें से जो निकलने वाली लीडरशिप्स हैं उनके रवैये भी उसी मीडिया की तरह के अरप्टिव, मतलब एकदम से वो दे वांट समथिंग। वैसे मैं संजीदा लोग नहीं, मतलब संजीदा भी कह लें। देखिए, वक्त की संजीदगी अपने वक्त की होती है। मैं वैसे ये बता दूं कि अगर उन्हें अमन अवार्ड मिल जाता है एक दफ़ा ट्रंप साहब को, फिर वो शांत हो जाएंगे। नोबेल पीस प्राइज़ अगर उन्हें एक दफ़ा मिल जाता है फिर वो शांत हो जाएंगे। उससे पहले वो बेचैनी के साथ, क्योंकि वो टारगेट ओरिएंटेड बंदे हैं ना, तो वो अपने टारगेट के लिए जो है अपने लिए एक माहौल बनाने के लिए बेचैनी के साथ काम करते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो शांत हो जाएं तो उनको फिर नोबेल प्राइज़ दिलवा दें। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि ये जो आप कैसे देख रहे हैं कि अब एक तरफ अमेरिका जंग में इसलिए कूदा कि जी ईरान को एटम बम हासिल करने नहीं देना है, दूसरी तरफ जो ईरान है उनकी जो सुप्रीम काउंसिल है उसने जो ईरानी पार्लियामेंट ने बिल मंजूर किया था कि IAEA के साथ ताउन जो है उसको ख़त्म किया जाए और बग़ैर सिक्योरिटी के उनके इंस्पेक्टर्स को इजाज़त ना दी जाए, वो उसको मंजूर कर लिया है। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे लग रहा है कि एक तरफ ईरान को अब शिद्दत से ये एहसास हुआ है कि ये डेटरेंस उसके पास होनी चाहिए थी, अगर होती तो उसके साथ ये हाल ना होता। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि इस तरह के रवैये एटमी रियासतों की तरफ से गैर एटमी रियासतों के साथ इस एटम बम के हसूल के रुझान को एक बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलना शुरू हो जाएगी कि जिनके पास नहीं भी है वो सोचेंगे कि यार ये तो किसी वक्त हमारे ऊपर भी चढ़ाई हो सकती। देखिए, ये बात तो इस वक्त बहुत हो रही है। ये जो मतलब ये एक इस वक्त का माहौल है जो बना हुआ है, और उसके अंदर जो बुनियादी वजह है वो इज़राइल का वो रवैया है जो कि इंसानियत सोज रवैया, और उनकी जो लीडरशिप है उनका एक जिसे कहते हैं दहशत गर्दाना रवैया। इस वक्त जो नेतन्याहू का जो रवैया है उसने पूरी दुनिया के अंदर
इज़राइल को और इज़राइली जो मतलब जो स्टेट है और जो यहूदी हैं जिनका जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया के अंदर साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, उनको ला के जो है एक दहशतगर्द बना के दुनिया के सामने पेश कर दिया। मतलब ऐसे लगता है जैसे वो हिटलर की जो इक़दामात थे उनको जस्टिफाई करने के लिए नेतन्याहू साहब तशरीफ़ लाए हैं, और पूरी दुनिया जो है वो अब यही सोचती है कि उसने जो किया पता नहीं वो शायद सही किया होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही गलीज़ रवैया था जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बनी। और उसके बाद जब ईरान पे उन्होंने हमला किया तो ईरान पे हमले की सूरत में जो ऑब्जेक्टिव था या हम जो समझ रहे थे ऑब्जेक्टिव होगा वो तो रजीम चेंज का था। अब रजीम चेंज के अंदर जो उन्होंने नमूना पेश किया वो हमारे नमूनों की तरह का था कि मतलब बच्चों के बच्चे आ रहे हैं। भाई एक तरफ तो वहाँ पे 40-45 साल से चलती हुई एक नीम जमहूरी मतलब निज़ाम है जो कि चल रहा है, बाहर रिलीजियस उसमें है, क्लर्जी का एक रोल है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शंस होते हैं, उनका एक प्रोसेस है और उन्होंने अपनी सोसाइटी को सप्रेस नहीं किया हुआ, उसको स्पेस भी दी हुई है, तो उस पर इतराज़ात हो सकते हैं। उसके मुकाबले में जनाब एक पुराने बादशाह के बेटे को निकाल के ले आए, जैसे हमारे सारे जो हैं घरों में से बच्चों को निकाल के लाइन में खड़ा कर देते हैं और अवाम में नफरत कमा लेते हैं हमारे जितने लीडर हैं। तो ये चीज़ जब आई इसकी वजह से ईरान में मज़ीद रिएक्शन पैदा हुआ और पूरी कौम जो कि ईरानी एक जंगजू कौम है, उन्होंने इराक़ के साथ जंग में भी साबित किया, वो सारी की सारी जो अपनी मौजूदा रजीम थी उसके साथ इकट्ठी हो गई कौम। जब वो ऑब्जेक्टिव जिसको के ऑर्गेनिकली होना था उसका ऑर्गेनिक सेक्टर बैठ गया तो फिर नई सोचें पैदा हुई जिनके नतीजे में ये हुआ कि इज़राइल को एक सरप्राइज़ मिला। एट द सेम टाइम बहरहाल जो उनकी टेक्नोलॉजी थी और जो वॉर मशीन थी वो बुरी तरह से डैमेज होने के बावजूद उसने जब रिएक्ट किया तो इज़राइल को शदीद नुकसान पहुंचा। वो नुकसान जो है मेरा ख्याल है पूरे मुसलमान उम्मा की बददुआओं का नतीजा भी था, उन शहीदों की जो फ़लस्तीन में हुए उनके खून का भी इंतकाम था, और वो रुसवाई के वो मनाजिर दुनिया ने देखे इज़राइल के। वो इज़राइल जो कि अपने आप को अनटचेबल साबित करता था वो तबाह बर्बाद नज़र आने लगा दुनिया को, और मज़ीद देखने का दिल पैदा हुआ लोगों का। तो लिहाजा इस चीज़ ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि इज़राइल के लिए पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और एक स्पेस दिलवाई अमेरिका ने उसको। ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो आपने रजीम चेंज की बात की है, अब पीर को जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं उनका करप्शन का केस लगा हुआ है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि उसने मेरे साथ मिल के तो ईरान के ख़िलाफ़ बड़ी लड़ाई लड़ी है, और एक सिटिंग वज़ीर आज़म का करप्शन का केस बड़ी अफसोस की बात है। तो पहले जो है वो हमने ये जंग में एक किरदार अदा किया, अब मैं उसको बचाऊंगा। तो आपको लगता है उधर कोई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ईरान में रजीम चेंज ना होना इस चीज़ का इशारा है कि अब इज़राइल में रजीम चेंज होनी चाहिए। इस वक्त मौजूदा उनकी क़यादत को जितने दिन भी रखने की कोशिश की जाएगी इज़राइल की, इज़राइली वहाँ पे रहने वाले उनके जो उनकी फैमिलीज़ के जो अमेरिका में लोग हैं, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है सारों से। उस बातचीत की बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा इज़राइल जो है वो इस वक्त नफ़रत कर रहा है अपने लीडर से, और वो अपनी रुसवाई, अपनी बिजनेस जो उनकी थी, एक एम्पायर थी, उसकी तबाही, अपने पूरी नस्ली जो बर्तरी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी उसको गिराने का ज़िम्मेदार जो है वो नेतन्याहू को समझता है। वो जितनी जल्दी इक़्तिदार छोड़ देगा, ठीक है, उतनी जल्दी उसके लिए बेहतर होगा। मैं नहीं समझता कि ये भी बचा सकेंगे उसको। ट्रंप साहब अगर बचा भी लेंगे कुछ दिन तो वो वैसे ही होगा कि जैसे किसी को आप वो लगा दें, मतलब ऑक्सीजन लगा के तो उसको टेंट में रख के बचा दें। नाउ ही इज़ इन ऑक्सीजन टेंट।
उसके लिए ना अवाम के दिलों में कोई जगह है, ना दुनिया की नज़र में कोई जगह है, ना ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में कहीं कोई जगह है, ना दुनिया उसको कबूल कर रही है इस वक्त। और अब इलेक्शन करा लें तो उसका हाल तो हमारे 45 वालों से बुरा होगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब एक और सूरत हाल भी है, उसको ज़रा कनेक्ट करते हैं कि भारत जो है वो भी पिटाई के बावजूद इस अभी अपनी जो हम एक बड़ी मीशत है, हम एक बड़ा मुल्क हैं, उससे नहीं निकल रहा। अब ये जो शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफ़ा का इजलास है, वहाँ पे भी वो पहलगाम के इशू को लेकर आगे नहीं उनकी बात बनी, नाराज़ हुए। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो कोई तैयारी कर रहा है, और अगर इसराइल में रजीम चेंज होती है तो उसका भी एक फॉल बैक आएगा? देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि इजराइल की रजीम चेंज और इंडिया की रजीम चेंज, दैट इज़ रिटन ऑन द वॉल। इसको आप कोई नहीं रोक सकता। मोदी ने अपने मुल्क के दिफा को सत्यानाश कर दिया। उसने मुल्क की जो बुनियादी असास थी जिस पे इंडिया खड़ा था, सेकुलरिज्म, उसको तबाह कर दिया। वो एक दहशत गर्द, ठीक है ना जी, दहशत गर्द फसादी बन के दुनिया के सामने आया, जिसके नतीजे में ये हुआ कि वो इंडिया, जिसकी आपको मैंने पहले भी शायद बताया हो कि इंडिया ने 47 से आज तक जो उनका सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है वो 22 दिए हैं अब तक। 22 में से 11 जो हैं वो सिखों को मिले हैं, हाँ जी, और एक ईसाइयों को और एक जो है वो मुसलमानों को। मतलब यह है कि 13 अवार्ड्स जो गए हैं 22 में से वो नॉन हिंदूज को गए। और सिखों की पॉपुलेशन का रेशो देखें और अवार्ड्स की, उन सारों को उसने दुश्मन बना दिया। वो कहता है कि जी हिंदू के अलावा जो कोई है इंडिया में मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया मोदी के होते हुए अपनी मिलिट्री माइट को रिस्टोर नहीं कर सकता। नहीं, उसमें दो तीन और भी ऐड कर लेना, जो हमने जहाज़ गिराए उनके पायलटों को भी दे दिए, चाहे वो कारगिल में गिराए, चाहे वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो मतलब वो तो अभिनंदन को मतलब हाँ, शर्म भी नहीं आती कि प्रेसिडेंट दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, अभिनंदन को बुला रहे हैं और कह रहे हैं F-16 गिराया, मतलब शर्म भी नहीं आती। मतलब ये है कि इस किस्म के जो टोपी ड्रामे होते हैं, वो ये काठ की हंडिया जो है ना, वो एक दो दफ़ा तो चढ़ गई तो वो काठ की हंडिया नहीं चल सकती। मोदी जो है, मोदी ने इंडिया को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे हम नहीं पहुँचा सकते थे। मोदी का कोई दुश्मन, इंडिया का कोई दुश्मन नहीं पहुँचा सकता था, मोदी ने खुद पहुँचा दिया। मोदी ने इंडियन जो ताजर बड़े बड़े बनाए, उनकी इन्वेस्टमेंट जाके इजराइल में कराई और उनको भी तबाह करवा लिया। अब जो ये ईरान के साथ दोस्ती बनाई, उस दोस्ती को खुद बर्बाद कर दिया। अब जो है, मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की अल्लाह मियाँ ने कोई लॉटरी निकाल दी और उसमें हमारे जवानों की कुर्बानियाँ और हमारी रेडीनेस, हमारी फोर्सेस की जो है, उसका एक बुनियादी रोल। नहीं, आप क्या देखते हैं, क्योंकि बड़े खदशात का इजहार किया जाता है अगर इसराइल में रजीम चेंज होती है। जाहिर है कि अगर इस केस में कुछ होता है तो वहाँ ज़रा ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाएगी, इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या उस वक्त में मोदी जो है वो कोई और मुहिम जोई कर सकता है, या जो इसराइल के साथ कनाइमेंस है, अगर वहाँ पे रजीम चेंज होती है तो उसमें कोई तब्दीली आएगी? देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप था जो कि नेशनल सिक्योरिटी के रेफरेंस से था, कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इंडिया का था उसके पास इंटेलिजेंस भी थी और उसके पास नेशनल सिक्योरिटी भी थी, अजीत डोवल के पास। हमारे यहाँ ये नहीं था। अब हमने जो आसिम मलिक साहब को फिट किया है, जो कि ISI के चीफ भी हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी, आप उस दिन से देख लें। अब ये देखें, मिलिट्री लीडरशिप को इसका क्रेडिट जाता है, मतलब आसिम मुनीर साहब को जाता है, मलिक साहब को जाता है, कि इन्होंने मिल के जो एक गैप था, अजीत डोवल को नाकों चने चपवा दिए हमने इस सारे मूव में। वो हमेशा से जो है एक मीडिया स्ट्रेटजी बना के आया करते थे, उसमें हमने उनका सत्यानाश कर दिया। अल्लाह की मेहरबानी से एयरफोर्स ने, मतलब जब से पाकिस्तान बना है, इजराइल में भी जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, आज तक दुनिया का बेस्ट जो पायलट है वो है जो पाकिस्तानी जाके इजराइल में
शामी जहाज़ों पे लड़ा था और उनके इतने जहाज़ गिरा दिए। मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स एक लेजेंडरी वो है, इदारा है, और 65 में भी इन्होंने पीटा इंडिया को, 70 में भी पीटा, अभी भी वही पीटा। मतलब ये कोई नहीं, इससे पहले ये होता था कि जो आर्म्ड फोर्सेस होती थी उनके ऊपर थोड़ा सा इंडिया साजिश करके आ जाता था, इस दफ़ा वो भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। तो इस लिहाज से नेशनल सिक्योरिटी को जो हमने रीवैम्प किया, हमने अपनी एयरफोर्स को जिस तरह से रिवाइटलाइज किया है, जिस तरह से हमने अपने ग्राउंड फोर्सेस को और नेवी को, जिस तरह से हमने छोटे मीगर रिसोर्सेज के अंदर उनको हमने एक, हमारा जो इवन जो नेशनल ये जो मिसाइल का प्रोग्राम है वो दुनिया की एक अजूबा है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन प्रिसीजन जो है उसकी फतेह 1 की वो एक फिनोमिना है दुनिया के अंदर। तो ये सब जो अचीवमेंट्स हैं हमारी, ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है, और इसने साबित कर दिया है कि ये जो मशरिक़ की सदी शुरू हुई है, इस सदी का गेटवे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो इसलिए नहीं कि वो मिलिट्री माइट है, इसलिए कि वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी फोर्सेस और जिसके अवाम आपस में इकट्ठे हैं। अच्छा, हमें बड़ा प्रॉब्लम था बलूचिस्तान साइड के ऊपर, और हम बार बार ईरान से ये रिक्वेस्ट करते थे कि जनाब ये मसला है, और इंडिया जो है वो आपके यहाँ मुतहरिक है, 4 बहार को वो लेकर बैठे हुए थे, और जाहिर है तजारती मामलात भी थे। लेकिन इस जंग के अंदर खुद वो भी एक्सपोज हुए हैं। तो आपको अब क्या लगता है कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये अब एक, देखें जी, पाकिस्तान के अंदर की मैं आपको फ्रैंक बात करूँ, SIFC, ठीक है ना जी, और पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के जो एजेंसी हैं, उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी जब उनके डोमेन में आ गई, और इस वक्त इसको हाइब्रिड कह लें या को भी कह लें, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर हमारी फोर्सेस का एक बड़ा डायरेक्ट रोल है, और वो कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है ना जी, और वो उस ड्यूटी को करते हुए जो उन्होंने इस वक्त एक कॉम्पोजिट एटमॉस्फेयर, देखें ना, मोदी ने अभी भी जो संदूर प्रोजेक्ट है उसको बंद नहीं किया। उसका पूरा ख्याल था कि वो ऑपरेशन संदूर के ज़रिए अब आके बलूचिस्तान में और KPK में अंधी मचा देगा, और पंजाब में जो है वो दहशत गर्दी के दरवाजे खोल देगा। अब फिर वही हमारी नेशनल सिक्योरिटी का जो एक नया वो आया, पैराडाइम आया है, जिसके अंदर के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने चाइना को एंगेज किया, हमने अफ़गानिस्तान को एंगेज किया, और उस एंगेजमेंट के ज़रिए हमने सारी चीज़ों को एक जगह के ऊपर स्टेबलाइज कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने ये आजमाइश डाली हमारे ऊपर, इंडिया अल्लाह वास्ते आके टकरा हमारे से, उसमें उसने ज़िल्लत और रुसवाई उठाई, उसमें भी हमने जो रिस्ट्रेंट शो किया वो भी है। इसके बाद आप देखें, जब ईरान का इशू हुआ, ईरान ने वाहिद अगर किसी मुल्क को अप्रिशिएट किया है, पाकिस्तान को किया, वो ईरान जो एक लंबे अरसे से इंडियन, जिसे कहते हैं साजिशों की वजह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करने की इंडिया कोशिश करता था। चाबहार का जो सारा प्रोजेक्ट था, उन तमाम प्रोजेक्ट्स के बावजूद आज इंडिया जो है एक रूस स्याही ईरान से लेके निकला है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हो गया, और ईरानियों का उसने साथ नहीं दिया। और पाकिस्तान अब तो ऐसे लगता है जैसे 65 के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना था ईरान, आज दोबारा पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक सपोर्टर्स बनते जा रहे हैं। और इसी के दौरान अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान ने अचीवमेंट्स किए हैं, उनकी लीडरशिप के साथ जिस तरह का एक रपो इस्टेब्लिश किया है, और उसके अंदर इज्जत के साथ किया, बेइज्जती के साथ नहीं किया, इज्जत के साथ खड़े होकर कुछ चाय की प्याली पे पीछे पीछे नहीं भागे, लेकिन एक बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो है पाकिस्तान की फोर्सेस को अमेरिकन लीडरशिप ने रिस्पेक्ट दी। इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है, ठीक है ना जी। मतलब जिस वो दी है वो दिया। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। अच्छा, अब इसको अगर हम उससे जोड़ते हैं जो आपने एक्सप्लेन किया कि एक पैराडाइम शिफ्ट है, और अब एक सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई है, चाहे आप उसको हाइब्रिड कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो सियासत में एक तलातुम था, उसमें भी अब एक ठहराव आ गया है, और अब ये सिलसिला जो है वो चलेगा और इसी तरीके से मामलात रहेंगे?
ऐसा इस वक्त एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान आज भी हालत जंग में है। जब इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी और उसने ट्रंप साहब की मिन्नत करके सीज़ फायर करवाया, उसके बाद जब मगरिब पूरे की बेइज्जती ख़राब हो गई पाकिस्तान की फोर्सेस की परफॉर्मेंस की वजह से, तो फिर उनकी इंडिया की मदद के लिए इजराइल साहब जो थे वो कूद पड़े और उन्होंने ईरान के ऊपर एक कम तैयारी के साथ एक हमला लॉन्च कर दिया, जिसमें कि दोबारा उनको हजीमत मिली। अब इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई हंकी डोरी नहीं हो गया। इंडिया का अभी भी गम गुस्सा बाकी है, इजराइल का गम गुस्सा बाकी है। ये बहुत बड़ी दहशतगर्द फोर्सेस हैं दुनिया की इस वक्त। दुनिया में दो बड़े दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक की कैफियत में है। मैं ये समझता हूँ कि इस कैफियत के अंदर हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को, हमारी आवाम की तरह समझ से चलना चाहिए। इस वक्त देखें, जब इंडिया का पाकिस्तान पे हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान के अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी अफवाज के पीछे खड़े हो गए और उस दिन से आज तक वो उसी तरह खड़े। और ये ईरान वाले केस में मज़ीद उन्होंने स्ट्रेंथ दी। ऐसे मौके के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन लॉन्च करना या उनको किसी तरह से डिग्रेड करने की कोशिश करना या पाकिस्तान के किसी जो जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सफ़र करवाना या अमेरिका के अंदर किसी किस्म की मनफी प्रोपेगेंडा उठाना, ये टाइम नहीं है उस चीज़ का। टाइम नहीं है उसका। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, जो अलीमा खान कह रही हैं कि बानी पीटीआई जो हैं वो माइनस हो गए हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो अपने तौर पे लगी हुई है, ऐसे लगता है रवायतन जेल भी चले जाते हैं, वहाँ मिलने नहीं दिया जाता, वापस आ जाते हैं, पार्लियामेंट में भी एहतजाज कर लेते हैं, निज़ाम हुकूमत चल रहा है। आपको लगता है कि देखें, इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम तर नाअहली जो है ये उनकी अपनी लीडरशिप की है जो पाकिस्तान में है। देखें, अपने बड़े लीडर को समझाना और अपने बड़े लीडर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करना उनकी ज़िम्मेदारी है। उनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि जो उन्हें हेयर से मिल जाए उसके मुताबिक वो भाग पड़ें या वो ये समझें कि जी अगर हमने ये ना किया तो कोई नाराज़ हो जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। इस वक्त इमरान खान साहब अगर किसी किस्म की कोई ऐसी बात उन तक पहुंचती है उनसे जिसकी वजह से इनकी पार्टी को नुकसान होता है, तो इस पे स्टैंड लेना उनकी पार्टी की लीडरशिप की जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी पार्टी काम कर रही है और हुकूमत काम कर रही है और पूरी तरीके से काम कर रही है। इमरान के बारे में, चूँकि वो जेल में है, उसका जेल में होना जो है उसके लिए एलाबाई है। वो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा, उसने क्या कहा है और क्या नहीं कहा, इसका कोई सबूत जो है जेल में होने की वजह से नहीं मिलता। बल्कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो ताकि इमरान खान साहब को या मैदान में लाए या उनकी स्टेटमेंट्स को मतलब लीगली आउट करे ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या कह रहे हैं। शहर से ना हो। वो तो देखिए ना, वो जब हो रही थी तो उसके नतीजे में एक इंतशारी कैफियत ज़्यादा मजबूत है। देखिए ना, अब एक निज़ाम बन गया है। अब अगले इलेक्शन तक दिखाई यही देता है कि इसी निज़ाम ने चलना है। पॉलिटिकल लीडरशिप से नेगोशिएट करके एक रास्ता तो निकाला जा सकता है ना। आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके बराह रास्त फ़ौज से मुज़ाकरात हों, वो आपको जेल से उसी तरह मर्सिडीज़ में बिठाए और वज़ीर आज़म हाउस में ला के बिठा दें। देखें, ये बात अपोजिशन को भी पता होनी चाहिए, खान साहब को भी पता होनी चाहिए और हुकूमत को भी पता होनी चाहिए कि वो खुदारा इस हालात में जब हम आलम जंग में हैं हमारी अफवाज को सियासत में घसीटने की कोशिश ना करें। मैं पुरजोर इसरार करूँगा अपोजिशन से और हुकूमत दोनों से कि वो नाम लेके तारीफ़ करके या तनकीद करके वो पाकिस्तानी फोर्सेस को मेलाइन करने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज वो सब मिडिल क्लास के हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ौज है और पाकिस्तान के अवाम को गरीब रखा गया है। ये सब इस वक्त इकट्ठे हुए हैं। इनके हुक्मरानों की भी कोशिश होगी और
ऑपोजिशन की भी कोशिश होगी कि इन अल्ले तल्लों में वो फ़ौज को मलाइन करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि इससे इन्हें बाज आ जाना चाहिए और फ़ौज को वाज़े तौर पे कह दिया हुआ उन्होंने पहले भी, दोबारा कह देना चाहिए कि जी हमें जिस किसी ने भी सियासत में घसीटने की कोशिश की वो हमारी हैसियत को मुतनाज़िया बनाने की अच्छा, कोशिश क्यों कर आपको क्या फॉर्म 47 है 45 है, कतई नज़र इस चीज़ के एक पॉलिटिकल डायलॉग से क्यों कतराती है पीटीआई? मतलब अगर वो करते उधर ऑपोजिशन तगड़ी करते, इधर हुकूमत से डायलॉग करते, शायद जल्दी इलेक्शन मिल जाते। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि ना सिर्फ इमरान खान साहब ने इसमें गलती की है, हुकूमत भी वही गलती कर रही है। ना हुकूमत बात करना चाहती है और ना वो बात करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं, पाते वो हैं। जो शराइत पेश करती है हुकूमत कहती है शराइत- हमारे नाम एक starter है। शराइत- नहीं तो फिर उसके बाद जाते हैं, वापस ही नहीं आते हैं। शराइत पेश करना तो हर एक का राइट होता है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो उनको और एक्सपोज करे डायलॉग में घसीट के। हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश करती है कि वो ये तासुर दे सके कि जो हम जो बैठे हुए हैं हमारे पीछे कोई है। मैं ये समझता हूँ कि पीछे कोई है का तासुर, और वो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बैठे हुए हैं इनके पीछे कोई है। ये जो पीछे कोई है जो है उस बेचारे पीछे को छोड़ दें, उनको मुल्क का दफा और मुल्क की, अब तो देखें आपकी मईशत भी उनके हवाले है, आपकी ज़राअत भी उनके हवाले है, आपका दिफा भी उनके हवाले है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी वो देख रहे हैं और आपके गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के इकदाम भी वो उठा रहे हैं और आपके बैनुल अक़वामी अमूर और आपकी जो तमाम खारजा पॉलिसी है उसको भी वो। भाई इतने काम अगर आप अहल होते तो वो क्यों करते? उन्हें करने पड़ रहे हैं और कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं ना। इस वक्त कोई बुरा काम तो उन्होंने नहीं किया अब तक। आज जो आपकी इज्जत है, जो आप मुल्कों में जाके हे करके दिखा देते हैं, जहां पहले आप कशकोल लेके जाते थे आप सीना तान के जाते हैं, उसके पीछे किसकी कुर्बानी है? मेरी और आपकी और हमारी फौज की कुर्बानी है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। नाज़रीन, ये थे सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।